नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं खुश होंगे, मज़े में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ स्वाहा नॉवल का पार्ट 7। इसके बाकी के 6 पार्ट्स आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुने तो उनके लिंक्स आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं स्वाहा नॉवल का पार्ट 7। गंगा मौसी ने रिसीवर उसके हाथ से ले लिया और बोली, बलदेव राज, अब फिर बात कर लेना। वो अब इस योग्य नहीं रही है कि और बात कर सके। मैं उसे संभालती हूँ। हाँ गंगा, उसे समझाओ, उसे संभालो, उसे बताओ कि जाने वाला जा चुका है और अब उसे धैर्य धीरज से काम लेना है। ठीक है, मैं समझाती हूँ उसे। आप सुबह फोन कर लें। अच्छा, नमस्कार। गंगा मौसी ने बलदेव राज के जवाब का भी इंतजार नहीं किया और रिसीवर रख दिया। रेखा बेड पर औंधी लेटी थी। गंगा मौसी ने उसका सिर तकिए से उठाकर अपनी गोद में ले लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। मौसी कुछ नहीं बोली और बस यूं ही उसके सिर पर ममता भरा हाथ फेरती रही। अपने दुपट्टे से रेखा का आंसू पोंछती रही, उसे प्यार करती रही और रेखा उनसे लिपट लिपट कर रोती रही। रेखा शायद जिंदगी में पहली बार इतना रोई थी। गंगा मौसी ने उसे रोने दिया था। तसल्ली, सांत्वना का एक शब्द भी उन्होंने रेखा से ना कहा था, क्योंकि वो जानती थी कि रेखा की तसल्ली रोने में ही है, तसल्ली भरी बातों में नहीं। दिल पर जो गुबार था वो आंसुओं से धुल गया। यूं रेखा के दिल को करार आ गया। रेखा रोते रोते गंगा मौसी की गोद में सिर रखे ही सो गई, किसी अबोध बच्ची की तरह। रेखा लगभग आधा घंटा यूं ही सोती रही। आधे घंटे बाद अचानक ही उसकी आंख खुल गई। पहले तो उसकी समझ में नहीं आया कि वो कहाँ है। गंगा मौसी की गोद में अपना सिर देखकर उसे पहला ख्याल यही आया था कि वो शायद बीमार है, लेकिन जब विवेक थोड़ा और जागा तो उसे याद आया कि वो रात रोते रोते सो गई थी। रेखा को एकाएक शर्मिंदगी का एहसास हुआ कि जाने वो कब से यूं ही सोती रही है और मौसी उसकी वजह से यूं बैठी रही है। मौसी के घुटनों में वैसे ही तकलीफ रहती है। ये सोचकर रेखा हड़बड़ाकर उठने लगी तो गंगा मौसी ने उसे उठने नहीं दिया। वो रेखा का माथा चूमते हुए बोली, क्या हुआ रेखा, लेटी रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। रेखा उठते उठते दोबारा उनकी गोद में लेट गई। उसे खुद गंगा मौसी की गोद में लेटना अच्छा लग रहा था। फिर कोई 11:30 बजे बाहर गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। अमर आया था। माया ने जाकर गेट खोला। अमर ने गाड़ी अंदर खड़ी की, गाड़ी से निकला और उसे लॉक करते हुए पूछा, माया, मौसी सो गई क्या? नहीं, जाग रही है, रेखा बीबी भी उनके पास है। अच्छा। अमर अपने कमरे में जाने की बजाय सीधा गंगा मौसी के कमरे में चला गया। उसने रेखा को मौसी की गोद में लेटा देखा तो दरवाजे पर ही ठिठक गया। कुशलता तो है, मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ अमर, आ जाओ, मौसी बोली। रेखा फौरन उठकर बैठ गई। वो अभी तक निढाल और बुझी बुझी सी नजर आ रही थी। क्या हुआ? अमर रेखा को ही घूरते हुए बोला था। एक और बुरी खबर आई है दिल्ली से। रेखा के पापा की मौत के बाद अब और क्या बुरी खबर हो सकती है। कृष्णकांत जी के घरेलू नौकर घनश्याम और उसकी बीवी को किसी ने गला काटकर मार डाला है, मौसी ने बताया। और ये कैसे हुआ? पूरी बात तो गंगा मौसी को भी मालूम न थी और अमर सुबह का निकला अब घर लौटा था। रेखा को ही उन्हें सब कुछ डिटेल से बताना पड़ा। विवरण जानकर अमर को भी दुख हुआ। नौकर घनश्याम की गिरफ्तारी के बाद कातिल तक पहुंचना मुश्किल न था, लेकिन कातिल ने गवाही खत्म कर दिए थे। वे लगभग 1 बजे तक बैठे बातें करते रहीं। अमर ने खाना भी वहीं बैठकर खाया था। अमर को नींद आ रही थी। वो उठ खड़ा हुआ तो रेखा भी उठ खड़ी हुई। उन्होंने मौसी से गुड नाइट कहा और अपने अपने कमरे का रुख किया। रेखा सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंची तो उसने अपने कमरे का दरवाजा खुला पाया। और रेखा की तो ये आदत थी कि वो जब भी कमरे से निकलती थी तो दरवाजा हमेशा बंद करके ही निकलती थी। दरवाजा पूरा खुला देखकर उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसके कमरे में गया हो। फिर उसने सोचा कि हो सकता है कि वही दरवाजा खुला छोड़ गई हो। कमरे की लाइट जल रही थी। रेखा कमरे के सामने पहुंची तो एक क्षण के लिए ठिठक गई। खुले दरवाजे के एन सामने उसे कुर्सी पर अपने पापा बैठे नजर आए। उनके होठों पर स्नेहिल मुस्कुराहट थी। पापा, आप कब आए? रेखा के मुंह से बेअख्तियार निकला और वो तेजी से उनकी तरफ बढ़ी, लेकिन वहां तो कुछ नहीं था। कुर्सी खाली पड़ी थी। वो परेशान हो गई। ये क्या था? क्या ये महज उसका भ्रम था या फिर नजर का फरेब? लेकिन नजर का फरेब और वहम तो उस सूरत में होता है कि आदमी पहले से सोचता आया हो कि वो ऊपर पहुंचेगा तो वहां किसी को पाएगा,
ऐसे में सोच या कल्पना सजीव और साकार नजर आ सकती है, लेकिन रेखा की कल्पनाओं में ऐसा कुछ तो था नहीं। फिर रेखा तो दरवाजा खुला मिलने पर भी उलझन का शिकार हो गई थी, और फिर उसने खुले दरवाजे से जो कुछ देखा था वो इस कदर वास्तविक था कि वो बरबस ही पूछ बैठी थी, पापा आप कब आए? रेखा लपक कर ही कुर्सी के निकट पहुंची थी। उसने गद्दी पर अपने दोनों हाथ रख दिए। गद्दी गर्म हो रही थी, जैसे उस पर से कोई अभी उठकर गया हो। वो उसी कुर्सी पर बैठ गई और फिर कमरे में चारों तरफ निगाह घुमाई। कमरे में सन्नाटा था। बाहर कई झिंगुरों के बोलने की आवाज आ रही थी। अजीब खटखट था। रेखा ने उठकर दरवाजा बंद किया, लाइट जली छोड़ दी और अपने बेड पर आकर लेट गई और आंखें छत पर जमाए सोचने लगी। आज वो किस कदर रोई थी, अपने जले नसीब पर, अपने पापा की बदनसीबियों पर। क्या पापा से मेरा रोना बर्दाश्त नहीं हुआ था कि वो मुझे देखने आ गए थे? उनके चेहरे पर कैसी आकर्षक अपनत्वपूर्ण मुस्कुराहट थी। क्या वो वाकई मेरे पापा थे? क्या आत्माएं इस तरह आ निकलती हैं, इस तरह नजर आ सकती हैं? सोचते सोचते उसकी पथराई हुई आंखें बंद होने लगी। दिमाग निष्क्रिय हो गया। उसे लगा जैसे वो रुई के गोलों में धंसी जा रही हो। उसकी आंखों में नींद उतर आई थी। ये कुछ ही क्षणों बाद वो बेसुध सो गई और फिर वो प्रकट हुए। वो और कोई नहीं, कृष्णकांत। उन्होंने कुर्सी का रुख सोई हुई रेखा की तरफ घुमाया और आराम से कुर्सी पर बैठ गए और रेखा को बड़े प्यार से निहारने लगे। रेखा उनकी बहुत प्यारी बच्ची थी। अपनी ही बेटी के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने बड़े कष्ट भोगे थे। रेखा गहरी नींद में थी और ऐसे प्यारे अंदाज में सो रही थी कि उस पर से उनकी नजरें हटी नहीं रही थी। आज रेखा उन्हें ही याद करके किस कदर रोई थी। उसके चेहरे पर अभी तक उदासी छाई हुई थी। उनका जी चाहा वो उठकर अपनी बेटी का माथा चूम ले, पर फिर यही सोचकर रुक गए कि रेखा अगर उठ गई तो उन्हें देखकर परेशान हो जाएगी। वो तो रेखा की अपनी बेटी की मोहब्बत से मजबूर होकर आ गए थे, वरना अब उन्हें इस दुनिया में कोई दिलचस्पी न थी। वो तो जहां चले गए थे वहां सुख ही सुख था। वहां वो हर गम हर चिंता से मुक्त हो गए थे। उन्हें अभी रेखा के कमरे में बैठे अधिक देर ना हुई थी कि वो बाहर के एक करीबी पेड़ पर से उड़ा। पंखों की तेज फड़फड़ाहट वातावरण में उभरी थी। पेड़ पर एक उल्लू ही था। इस उल्लू ने उसके घर के 7 चक्कर लगाए। रेखा बेखबर सो रही थी और उसके पापा कुर्सी पर बैठे बड़े ही प्यार से उसे देखे जा रहे थे। 7वें चक्कर के बाद वो उल्लू रेखा के कमरे की छत पर आ बैठा और इसके साथ ही रेखा को सहसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी पक्षी उसके सीने पर आ बैठा हो। रेखा बुरी तरह चौंक गई। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। वो तो अभी उस खौफ से ही नहीं निकली थी कि एक पक्षी उसके सीने पर आकर बैठ गया था। रेखा की सहमी सहमी निगाहें घूमी और उसने कमरे में बड़ा विचित्र नजारा देखा। इस नजारे ने उसे और भी दहला दिया। रेखा ने देखा एक बड़ा सा पक्षी जो यकीनन उल्लू था उसके पापा पर झपट रहा है। उसके पापा जो कुर्सी पर बैठे थे और उनका चेहरा रेखा की तरफ ही था। इस आकस्मिक विपदा से घबराकर हाथ पांव चला रहे थे। उस उल्लू का हमला इस कदर तीव्र और तेज था कि पापा उससे अपने आप को बचाने के लिए अपना संतुलन बनाए नहीं रख सके। उनकी कुर्सी पीछे की तरफ उलट गई। रेखा घबराकर चीखी, नहीं। उसकी ये विक्षिप्त चीख पूरे कमरे में गूंज गई। उसके नहीं कहते ही कमरे का नजारा तत्क्षण बदल गया। वहां अब कुछ भी अनूठा नहीं था। ना उसके पापा थे, ना हमलावर उल्लू। और रेखा की समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसने कोई भयानक ख्वाब देखा था या वास्तव में ही वो सब कुछ हुआ था। रेखा पूर्णतः सजग थी। उसने साइड टेबल से जग उठाकर पानी पिया। उसका गला बुरी तरह सूख रहा था और दिल की धड़कन अभी तक काबू में नहीं थी। वो शायद ख्वाब देख रही थी, क्योंकि सोने से पहले उसने अपने पापा कृष्णकांत को कुर्सी पर बैठा हुआ महसूस किया था और वो उन्हीं के बारे में सोचते सोचते सो गई थी। शायद इसलिए पापा उसके ख्वाब में आ गए थे। ये ख्वाब क्या है? अधूरी कामनाओं व हसरतों की दुनिया। रेखा की इस दुनिया से तो बड़ा भयानक ख्वाब बरामद हुआ था। वो सोचने लगी, ये कैसा ख्वाब था? उस उल्लू का इस बुरी तरह उसके पापा पर हमला करना क्या अर्थ रखता है? ये मनुष्य पक्षी उसके पीछे क्यों लग गया है? क्या ये वही उल्लू है जिसका खून हुआ था और बाद में वो घायल उल्लू अमर के हाथ से उड़ गया था, जैसे वो कभी मृत न पाया गया हो? ये उल्लू काला चिराग नाम के एक रहस्यमय व्यक्ति का था और फिर दूसरे ही दिन ये काला चिराग उसे वापस लेने भी आया था। उल्लू तो उड़ चुका था, सो वो खाली पिंजरा ही लेकर चला गया था। जाते जाते ये कह गया था वो आजाद हो गया है और ये कोई अच्छी बात नहीं। वो कौन और वो आजाद कैसे हो गया और ये बुरी बात क्यों थी? ये वो काले बंद कमरे का लंगड़ा प्रेत था। तो वो तो अपनी मुक्ति पर बहुत खुश था और उसने कृतज्ञ होकर खुश होकर रेखा को एक चमत्कारी डायरी से नवाजा था।
वही चमत्कारी डायरी जो रेखा की ख्वाहिश पर उसकी जिंदगी के रहस्य खोल देती थी, रेखा की उलझन का हल बता देती थी, हर गुत्थी को सुलझा देती थी। सोच में फंसी रेखा की नजरें सहसा कुर्सी पर पड़ी थी, जो अब पीछे की तरफ उल्टी पड़ी थी। अरे ये कैसे उलट गई? अगर वो ख्वाब था तो फिर ये कुर्सी कौन उल्टा गया? नहीं, वो सब कोई ख्वाब नहीं था। उसने जो कुछ देखा था वो एक हकीकत थी, सच था। वो फिर सोचने लगी, पापा सचमुच ही यहाँ मौजूद थे, जरूर मुझे ही देखने आए थे। अगर वो मुझे देखने आए थे तो इससे किसी और को क्या परेशानी हो सकती है? उफ, उनकी जिंदगी में तो चाचा ने उन्हें चैन नहीं लेने दिया था। अब मरकर उन्होंने सुकून पाया और अपनी चाहत से मजबूर होकर पापा मुझे देखने चले आए। तो ये कौन बीच में आ गया? क्या पापा मरकर भी सुकून नहीं पा सके हैं? अपनी बेटी के लिए तड़प रहे हैं? अब उनकी राह में आने वाला कौन है? रेखा बेड से उठी। उसने उठकर कुर्सी सीधी की, दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था। दरवाजे के ऊपर ही वॉल क्लॉक लगी हुई थी। 2:32 हो रहे थे। रेखा बाथरूम में जा घुसी, फ्रेश होकर बाहर आई और फिर बेड पर बैठ गई। वो अब पूरी तरह जागी हुई थी, अपने हवास में थी। उसने सोचा न जाने वो कितने जोर से चीखी थी। उसकी आवाज जाने कहां तक गई होगी। उसके कमरे के ठीक नीचे अमर का कमरा था। अगर अमर के कमरे तक उसकी चीख की आवाज गई होती तो वो कब का ऊपर आ चुका होता। हालात पहेली बन रहे थे, सोचे उलझ रही थी। सहसा उसे ख्याल आया कि वो डायरी निकाल कर देखे, शायद कुछ लिखा नमूदार हो गया हो। उसने बेड से उठकर कैसेटों के बीच से डायरी खींची और उसे देखते हुए बेड पर आ गई। इत्मीनान से बैठकर ही वो एक एक पेज पलटकर देखने लगी। वो हर पेज इस आशा पर पलट रही थी, शायद अगले पेज पर उसे कुछ लिखा हुआ नजर आ जाएगा। पेज पलटते पलटते जब वो निराश होने लगी और पृष्ठ भी कुछ एक ही रह गए तो आशा की किरण अचानक चमकी। वो पेज उलटते उलटते रह गई। इस पृष्ठ पर मात्र कुछ एक पंक्तियां लिखी थी। वो पढ़ने लगी। लिखा था, रेखा अपने पापा को समझाओ, इस दुनिया से अब उनका कोई वास्ता नहीं रहा है तो वो क्यों परेशान हो रहे हैं? उन्हें अब इस दुनिया से अपने संबंध विच्छेद करने होंगे। इतनी चाहत, ऐसा मोह अच्छा नहीं होता। अच्छा, हम चलते हैं। हमें गया वक्त ना समझना, हम फिर आएंगे। रेखा ने पढ़ा और पहले की तरह आखिरी शब्द पढ़ते ही शब्द धुंधले पड़ने लगे। मिटने की क्रिया शुरू हो गई और देखते ही देखते वे शब्द उस पेज से लुप्त हो गए। उसने डायरी बंद करके तकिए के नीचे रखी और लेट गई। ये एक किस्म की चेतावनी थी या मशवरा था? और ये उसे कैसी हिदायत दी गई थी? वो एक ऐसे आदमी को कैसे समझा सकती थी जिसका कोई अस्तित्व ही ना हो, जिसकी काया जलकर राख हो चुकी हो और जो अब महज एक आत्मा रह गया हो? डायरी की तहरीर से इतना तो स्पष्ट था कि उसके पापा कृष्णकांत उसकी मोहब्बत में भटक रहे थे। मरणोपरांत भी उन्होंने इस दुनिया से नाता नहीं तोड़ा था। वो बार बार उसके पास आ रहे थे। लेकिन ये चाहत भी अब उनके हक में बेहतर न थी। रेखा की उलझनें बढ़ती जा रही थी। सवाल ये था कि वो अपने पापा को समझाएगी भी तो कैसे? वो बहुत देर तक जागती रही और सोचती रही, यहाँ तक कि प्रातः के आसार दिखाई देने लगे। नींद तो उड़ चुकी थी। वो उस वक्त तक सोचों में फंसी रही जब तक माया उससे नाश्ते के बारे में पूछने न आई। रेखा ने नाश्ता गंगा मौसी के साथ ही किया और आज नाश्ते पर रेखा ने मौसी से रूहों के बारे में विचार विमर्श किया। मौसी दिलचस्पी लेते हुए बोली, आत्माओं के बारे में मैं कोई बात पूर्ण विश्वास से नहीं कह सकती, लेकिन प्राय ये सुनने में आया है कि मरने के बाद मृतक की रूह घर के प्राणियों को दिखाई दी है। मेरा अपना ख्याल ये है कि जो लोग अकाल आकस्मिक मौत पर मारे जाते हैं और जिनका मोह अपने पीछे रह जाने वालों से बना रहता है, उनकी आत्मा भटकती रहती है। ऐसे लोग जो दुर्घटनावश मर जाते हैं और उनकी तीव्र कामना मौत के कारण से अधूरी रह जाती है, उनकी आत्माएं संसार से नाता बनाए रहती हैं। फिर ये भी मान्यता है कि मरने वाले की आत्मा 13 दिनों तक अपने प्रियजनों के करीब ही कहीं रहती है। पर आज तू ये चर्चा क्यों ले बैठी है? मौसी ने संकित भाव से पूछा था। मौसी, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मेरे पापा की आत्मा भी अभी यहीं चक्कर लगा रही है। ये एहसास तुम्हें कैसे हुआ? क्या वो तुम्हें सपने में नजर आए? सपने में नजर आते तो अच्छा होता, मैं उनसे बात भी कर लेती। मैंने तो उन्हें जागती आंखों से देखा है मौसी। हाँ, वो कब? मौसी घबरा गई। अगर मैं आपको बताऊं तो डरेंगी तो नहीं? नहीं, ऐसी बातों से मैं कभी नहीं डरती। तब रेखा ने रात की सारी बातें सविस्तार ही गंगा मौसी को सुना दी, लेकिन उसने उतना ही बताया जितना गंगा मौसी को बताया जा सकता था। और ये सब सुनकर गंगा मौसी बोली, इसका मतलब है कि हमारी मोहब्बत और ये सांसारिक मोह उन्हें भटका रही है। किसी आत्मा का यूं भटकना अच्छा नहीं होता बेटी। मौसी, रेखा ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है कि पापा के यूं भटकने से और दुनिया में आने से रोका जा सके?
मैं ऐसी कोई युक्ति नहीं जानती, ये सब तो कोई आमिल ही बता सकता है। काश दादा हरिओम जिंदा होते, रेखा बोली। वही इस बारे में हमारे मददगार साबित हो सकते थे, हमें रास्ता दिखा सकते थे। देखो, जरा माया को आवाज देकर पूछो कि अमर है या नहीं, वैसे वो होगा। मुझसे मिले बिना वो कभी ऑफिस नहीं जाता। माया, रेखा ने आवाज दी। जी बीबी जी। माया दौड़ी हुई आई। भाई क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं जी वो, मैं उनका नाश्ता तैयार कर रही हूँ। वो नहा कर निकले तो कहना बड़ी बीबी बुला रही है, गंगा मौसी ने आदेश दिया। और फिर माया ने अमर को बाथरूम से निकलता देखकर ही गंगा मौसी का हुक्म सुना दिया था। और अमर भी आज्ञाकारी बालक की तरह तौलिए से सिर पोंछता हुआ मौसी के सामने आ खड़ा हुआ। जी मौसी। ओहो, क्या बाथरूम से सीधे इधर ही चले आए हो? ऐसी तो कोई इमरजेंसी नहीं थी। मेरे ख्याल से माया ने कहा ही कुछ ऐसे अंदाज से होगा, रेखा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसा कोई अर्जेंट काम नहीं है, तुम कपड़े पहनकर और तैयार होकर आओ, मौसी बोली। मैं तुम्हारा नाश्ता यहीं मंगवा लेती हूँ। ठीक है मौसी, मैं बस 2 मिनट में आया। अमर पलट गया। अमर लौट कर आया तभी माया भी नाश्ता ले आई थी। माया नाश्ता रखकर चली गई तो गंगा मौसी ने बात छेड़ी। अमर, वो आमिल रोशन अली कहाँ है? तांत्रिक रोशन अली का नाम सुनकर अमर के कान खड़े हो गए। वो एकाएक फिक्रमंद नजर आने लगा। वो बोला, खैरियत तो है मौसी? क्या फिर कुछ हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेखा को उनकी जरूरत आन पड़ी है। किस सिलसिले में? अमर ने रेखा की तरफ देखा। रेखा, भैया को पूरी बात बताओ। तब रेखा ने अपने पापा से संबंधित घटना दोहरा दी। अमर सारी डिटेल सुनकर सोच में पड़ गया। ये बात उसके गले से नहीं उतर रही थी कि रेखा ने अपने बाप की आत्मा को देखा था। अमर इस बात को रेखा का वहम समझ रहा था, लेकिन रेखा ने सारा वाकया कुछ इस यकीन से सुनाया था कि वो कोई बहस नहीं कर सका। उसने बस इतना ही कहा, रोशन अली तो अलीगढ़ चले गए हैं, वो रिटायर्ड हो गए हैं ना? ओह हाँ, याद आया। खैर, इतने बड़े शहर में वो एक रोशन अली ही तो आमिल नहीं था, किसी और आमिल के बारे में मालूम कर लो, मौसी बोली। अमर ने कुछ कहने को मुंह खोला ही था कि तभी फोन की घंटी बजी। रेखा फोन के ज्यादा निकट थी। उसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। हेलो, वो बोली। रेखा, मैं बलदेव राज बोल रहा हूँ। रेखा की आवाज पहचान कर उधर से बलदेव राज बोला था। बलदेव अंकल, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। रात को मैंने ख्वाब में कई बार तुम्हारे पापा को देखा। क्या कह रहे थे? रेखा ने पूछा। कहा तो उन्होंने कुछ भी नहीं, जब नजर आए तो बड़े बेताब तथा बेकरार से दिख रहे थे। आपने उन्हें बिल्कुल सही देखा, वो वाकई बड़े बेकरार हैं। क्या मतलब? क्या तुमने भी उन्हें ख्वाब में देखा है बेटी? बलदेव राज ने तेजी से पूछा। नहीं अंकल, वो यहाँ आए थे, शायद मुझे देखने। मैंने उन्हें जागती आंखों से देखा है। जागती आंखों से? वो किस तरह? बलदेव राज की समझ में नहीं आया था। और तब रेखा ने अपने पापा को जिस तरह देखा था वो सब सुना दिया, लेकिन उल्लू का हमला और डायरी वाली लिखत का जिक्र गोल कर गई। ये बात उसने मौसी और अमर को भी नहीं बताई थी। इसका मतलब है कि वो तुम्हारे लिए अब भी चिंतित है। काश मैं उनको किसी तरह समझा सकती, रेखा बोली। उनकी आत्मा की शांति का पाठ चल रहा होगा। पंडित जी से कहना वो पाठ के दौरान उनकी पुण्यात्मा को समझाए। तुम्हारे ख्याल से क्या इसमें कोई फर्क पड़ेगा? मैं नहीं जानती, आप ऐसा करके तो देखें। रेखा वाकई कुछ नहीं जानती थी। ये ख्याल तो बस वैसे ही उसके जहन में आ गया था और उसने कह दिया था, ठीक है, मैं पंडित जी से बात करूंगा। जरूर कीजिएगा अंकल। रेखा, तुम जरा अपना ख्याल रखना, घर से अकेली मत निकलना। क्यों, खैरियत? कोई नई प्रॉब्लम? तुम्हारे बारे में एक फोन आया था। फोन वर्षा ने उठाया तो फोन करने वाले ने तुम्हारे बारे में पूछा कि कहाँ हो। वर्षा ने जवाब देने की बजाय पलटकर सवाल किया कि वो कौन बोल रहा है, तो उसने जवाब दिया कि मैं उसके वकील का जूनियर बोल रहा हूँ, कुछ कागजात पर उनके साइन कराने थे। वर्षा ने उसे बताया कि रेखा इस वक्त घर पर नहीं है, जब आएगी तो आपको फोन कर लेगी। इस बाबत वर्षा ने मुझे बताया। मुझे बड़ी हैरत हुई कि ऐसे कौन से कागजात हैं जिन पर इतनी इमरजेंसी में दस्तखत होने हैं। मैंने वकील को फोन किया तो हुआ ये कि उसकी तरफ से कोई फोन नहीं गया है। जाहिर है कि ये सब तुम्हारे बारे में सुराग लगाने की एक शातिराना कोशिश थी। मैं समझ गई अंकल, आप फिक्र ना करें, किसी का मुझ तक पहुंच पाना इतना आसान नहीं है, फिर भी एहतियात की जरूरत है। ठीक है अंकल, मैं सतर्क रहूंगी। कहने को तो उसने कह दिया कि वो सतर्क रहेगी, लेकिन इस शब्द से ही उसे चिढ़ हो गई थी। जब से वो पैदा हुई थी उस वक्त से ये सब किसी जोंक की तरह उसकी जिंदगी से लिपटा हुआ था। अब तो इस शब्द को सुनते ही उस पर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया होती थी।
उसका जी चाहता था कि वो सारी सतर्कता, सारी एहतियात छोड़ छाड़ कर मैदान में आ जाए। सच भी तो था कि रेखा की जिंदगी बड़े अनिश्चितता के रंग से बीत रही थी। जो वो करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी, और जो नहीं करना चाहती थी वो करने पर मजबूर थी। वो कैद में नहीं थी, लेकिन उसे अदृश्य दीवार हर वक्त अपने गिर्द खड़ी महसूस होती थी। उसे किस कदर छुई मुई बना दिया गया था। वो पूरा दिन रेखा ऐसी ही सोचों का शिकार रही थी। रात को भी वो बेचैन और उलझी रही। सोते सोते अचानक ही उसकी आंख खुल जाती। उसे यूं महसूस होता जैसे उसके पापा उसके पास ही हैं। पापा उसे नजर तो नहीं आते थे, लेकिन उनके साए, उनकी छाया का एहसास बदस्तूर बना रहता था। इस तरह सोते जागते वो लगभग 4 बजे गहरी नींद में चली गई। और तब उसने बड़े दादा हरिओम को ख्वाब में देखा। उनका दिव्य, अलौकिक, वसंतमय चेहरा देखकर रेखा के दिल को करार सा आ गया। दादा हरिओम किसी घने पेड़ के नीचे बैठे थे। रेखा पानी की तलाश में कई दिनों से इस रेगिस्तान में भटक रही थी। प्यास की शिद्दत से उसके कंठ में कांटे से चुभ रहे थे। भटकते भटकते ही एकाएक दादा हरिओम सामने आ गए। दादा हरिओम ने उसे इशारे से अपने पास बुलाया। पास रखी सुराही से मिट्टी के प्याले में पानी उड़ेलकर उसे दिया। ये बड़ा ही राहत बख्श तथा मीठा पानी था। पानी पीकर रेखा की आत्मा तृप्त हो गई थी। चुपचाप वो बड़े आदर से उनके सामने बैठ गई थी। तब दादा हरिओम ने अपनी गंभीर और तसल्ली देती आवाज में कहा था, घबराओ मत, बहुत हौसले से काम लेने की जरूरत है। आगे आने वाला वक्त बहुत सख्त होगा। इतना कहकर दादा हरिओम ने उसे कुछ पढ़ने को बताया। ये एक मंत्र था और शांति 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 का पाठ। इसे पढ़ते ही तुम्हारे पापा तुम्हारे मोहब्बत की गिरफ्त से आजाद हो जाएंगे, उन्हें शांति मिल जाएगी। इसके साथ ही रेखा की आंख खुल गई थी। दादा हरिओम को ख्वाब में देखकर जो सुकून की अनुभूति हुई थी वो अभी भी बनी हुई थी, और वो मंत्र जो उन्होंने उसे पढ़ने को बताया था वो भी उसके ज़हन में ताजा था। वो फौरन उठकर बैठ गई। वो मंत्र जो उसे दादाजी ने पढ़ने को बताया था वो उसे संध्या पाठ पढ़ने के बाद 3 दिन तक पढ़ना था। ये शांति पाठ उसे प्रतिदिन 5 बार पढ़ना था। रेखा ने दादा हरिओम के कहे का अनुसरण किया। 3 दिन के इस शांति पाठ के बाद रेखा ने दादा हरिओम के बताए हुए पूर्ण आकृति के तौर पर 1 गिलास पानी पर 7 बार फूंके मारी और उस पानी को गुलाब के पौधे के गमलों में डाल दिया। अब उसे किसी से बात नहीं करनी थी, सीधे अपने बिस्तर पर जाकर सो जाना था। तीसरे दिन का यह मंत्र पाठ उसने देर से शुरू किया था ताकि सोने का वक्त हो जाए और वो किसी से कोई बात किए बिना सो जाए। रेखा हालांकि देर से सोने की आदी थी और नींद भी उसे करवटें बदल कर आती थी, लेकिन आज ऐसा ना हुआ। बिस्तर पर लेटने के 10 मिनट के अंदर अंदर ही उसे नींद ने अपनी आगोश में ले लिया। उस रात रेखा ने अपने पापा को ख्वाब में देखा। उसके पापा एक सिंहासन नुमा ऊंची कुर्सी पर विराजमान थे और उनके सामने 10-12 व्यक्ति अर्धवृत्ताकार स्थिति में बैठे हुए थे। उन्हें सामने से रेखा आती नजर आई तो वो अपने सामने बैठे उन व्यक्तियों से संबोधित होते हुए बोले, आप लोग अब जाएं, मैं जरा अपनी बेटी से बात कर लूं। और उनके सामने बैठे वे लोग इधर उधर गायब हो जाते हैं। कृष्णकांत अपनी सिंहासन नुमा कुर्सी से नीचे उतर आते हैं और आगे बढ़कर रेखा को गले से लगा लेते हैं। रेखा उनके गले से लगकर आशा विपरीत रो पड़ती है। वो अपने हाथों से रेखा के आंसू पोंछते हैं और कहते हैं, बेटी रो मत, रोगी तो मुकाबला कैसे करोगी। मैं देख रहा हूं कि तुम शैतानों से घिरी हुई हो, गैर इंसानी प्राणियों की गिरफ्त में हो। डरो मत, प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखना। जो कुछ है बस परमेश्वर ही है और उसके सिवाय कुछ नहीं। तुम देखोगी कि ये सब चीजें पानी का बुलबुला साबित होंगी। रेखा रोते रोते बेअख्तियार मुस्कुरा पड़ी, बोली, भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा पापा। उसने अपने बाजू उठा लिए और आगे कहा, पापा मुझे एक बार अपने गले से लगा लें, मैं आपके प्यार को बहुत तरसी हुई हूँ। और कृष्णकांत ने उसे फिर अपने सीने से लगा लिया। उधर रेखा ये ख्वाब देख रही थी, इधर वो उल्लू करीब पेड़ से उड़ा। उसने बहुत तेजी से इस बंगले के 7 चक्कर लगाए और फिर रेखा वाले कमरे की छत पर उतर आया। और रेखा को यूं महसूस हुआ जैसे कोई भारी पक्षी उसके सीने पर आ बैठा हो। वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। कमरे में अंधेरा था, जहन निष्क्रिय था, ठस था। कुछ देर बाद जब उसके हवास बहाल हुए तो वो बेड से उतरी, कमरे की लाइट जलाई, जग से पानी पिया। फिर उसे याद आया कि वो अमल करके सोई थी और उसने ख्वाब में अपने पापा को देखा था। फिर उसे वो ख्वाब पूरा याद आ गया। बड़ा अजीब ख्वाब था। उसे नहीं मालूम था कि वो इस कदर प्यासी है, अपने बाप के प्यार को इस कदर तरसी हुई है। अपने बाप के गले लगकर जिस कदर सुकून मिला था उसका एहसास उसके मन मस्तिष्क में अभी तक मौजूद था। ओह, ये ख्वाब इस कदर जल्द क्यों टूट गया। वो मनहूस पक्षी कहाँ से आकर उसके सीने पर बैठ गया था। अभी कुछ एक दिन पहले भी तो ऐसा ही हुआ था।
उसके पापा जब उससे मिलने आए थे और वो कुर्सी पर बैठी सोती हुई रेखा को प्यार भरी नजरों से देख रहे थे, तब भी ये मनोज पक्षी कहीं से नमूदार हो गया था। वो रेखा के सीने पर आ बैठा था और जब रेखा की आंख खुली तो उसने उस मनोज पक्षी को अपने बाप पर झपटते हुए देखा था और फिर वो सारा दृश्य ही भाप की तरह गायब हो गया था। ये कौन है जो बाप बेटी की मोहब्बत के बीच आने की कोशिश कर रहा था? इस सवाल का जवाब रेखा के पास नहीं था। कमरे में कुछ घुटन का एहसास हुआ तो रेखा ने खिड़की की तरफ देखा। खिड़की बंद थी। उसने उठकर खिड़की खोल दी। ताज़ा हवा का झोंका आया। वो खिड़की के सामने खड़ी होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगी। इस वक्त रात के 1:30 बजे थे। सामने दूर तक रात अपने बाल खोले सो रही थी। रात का अपना एक जादू होता है, उसका अपना एक आकर्षण होता है। तभी रेखा को उस रहस्यमय कमरे में लंगड़े राजा से अपनी मुलाकात याद आ गई। उसका कहा याद आ गया, जब तुम लोग सो जाते हो हम बाहर आ जाते हैं, सर्वत्र हमारा राज होता है। उस लंगड़े प्रेत का कथन याद आते ही रेखा को सहसा खौफ का एहसास हुआ। वो खिड़की बंद करके वहां से हटाई। उसने सोचा कमरे की लाइट बंद कर दे, परंतु लाइट ऑफ करने की हिम्मत ना हुई। वो ऐसे ही बिस्तर पर आ लेटी और सोने की कोशिश करने लगी। जाने कब आंख लग गई। फिर अचानक ही उसकी आंख खुली। कमरे में कुछ अजीब सा शोर हुआ था जिसकी वजह से उसकी आंख खुली थी और उसकी आंखों के सामने जो मंजर था उसे देखकर वो बेअख्तियार डर गई। नहीं, ऐसा मत करो। वो गोल गोल आंखों वाला जुनूनी हो रहा था। रेखा की आंखें जिस शोर से खुली थी वो पंखों की फड़फड़ाहट थी। पहले तो रेखा की समझ में ही नहीं आया कि ये किस किस्म का शोर है। कमरे की लाइट जल रही थी और उसके सामने कुछ नहीं था। फिर उसने अपनी दाईं तरफ किसी चीज को उछलते हुए देखा और फिर जब उसने तकिए से सिर उठाकर नीचे कालीन पर देखा तो उसकी समझ में आया कि शोर परों की फड़फड़ाहट का है। वो गोल गोल आंखों वाला उल्लू ऑडियो कैसेट्स के रैक के सामने कालीन पर जिस चीज पर उछल उछल कर अपने पंजों व तीखे चोंच से हमला कर रहा था वो चीज थी पॉकेट डायरी। वही चमत्कारी डायरी जो रेखा को लंगड़े प्रेत ने तोहफे में दी थी और जो रेखा की जिंदगी की सारी घटनाओं को किसी आईने की तरह उसके सामने पेश कर देती थी। ये डायरी रेखा के बड़े महत्व की थी, बेहद कीमती थी और वो गोल गोल आंखों वाला डायरी के पृष्ठों को अपने तेज पंजों का निशाना बना रहा था। वो डायरी बीच में खुली कालीन पर पड़ी थी। ऐसी बहुमूल्य शय की दुर्गति देखकर रेखा दहल उठी थी और उसने चीख कर कहा था, नहीं, ऐसा मत करो। उसकी आवाज सुनकर गोल गोल आंखों ने बड़ी गुस्सैली नजरों से उसकी तरफ देखा था और फिर वो देखते ही हवा में लुप्त हो गया था, धुआं बनकर गायब हो गया था। रेखा लपक कर डायरी के पास पहुंची। डायरी उठाकर उसका जायजा लिया। मात्र 2-3 पृष्ठों को क्षति पहुंची थी। उल्लू ने अपने पंजों से पृष्ठों को फाड़ने की कोशिश की थी। उसने इस तरह पंजे मारे थे कि पेज फटकर अलग हो जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। कोई भी पेज पूरी तरह से फटा नहीं था। हाँ, अगर रेखा की आंख न खुलती तो शायद इस डायरी को नुकसान हो जाता। उसने डायरी उठाकर फिर कैसेटों के बीच रखनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसने इरादा बदल दिया और उसे अलमारी के लॉकर में रखकर ताला बंद कर दिया। उसे ख्याल आया कि उसने ये काम पहले क्यों नहीं किया कि अगर डायरी अलमारी के लॉकर में होती तो मनोज उल्लू की पहुंच से दूर होती और सुरक्षित रहती। डायरी को सुरक्षित करके वो बेड पर लेट गई और दोबारा सोने का यत्न करने लगी। शीघ्र ही उसे नींद ने आ घेरा और फिर उसकी आंख प्रातः देर से खुली और वो भी उस वक्त जब माया ने आकर दरवाजा बजाया। घड़ी पर नजर डालती हुई वो दरवाजे की तरफ भागी। दरवाजा खोला तो माया का परेशान चेहरा नजर आया। खैर तो है बीबी, आज क्या उठने का इरादा ही नहीं था? 4 फेरे मार चुकी कि दरवाजा अब खुले तब खुले। तंग आकर बड़ी बीबी ने दरवाजा खटखटाने का हुक्म दे ही दिया। चलिए, वो आपका इंतजार कर रही है। मौसी ने नाश्ता तो कर लिया ना? रेखा ने चिंतित स्वर में पूछा। हाँ, नाश्ता तो कर लिया, माया ने बताया, मगर आपका बहुत इंतजार करने के बाद किया। रेखा ने गहरी सांस ली, बुदबुदाई। चलो शुक्र है। वो माया से बोली, तुम चलो माया, मैं नहाकर आती हूँ। माया के जाने के बाद रेखा बाथरूम में घुस गई। वहां से तरोताजा होकर निकली और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर अपने बाल संवारने लगी। उसके बाल घने काले, इंतहाई चमकीले और रेशमी थे, लंबे इतने कि पैरों से नीचे आते थे। बालों पर बुश फेरते उसकी नजर अपने चेहरे पर ठहर गई। काफी दिनों के बाद उसने अपने चेहरे पर नजर की थी। जब से इन रहस्यमय घटनाओं का सिलसिला शुरू हुआ था उसने अपनी सुधि कान ली थी। रेखा इतनी सुंदर थी कि कोई उसे एक नजर देखता तो बार बार देखने की ख्वाहिश करता। सफेद गुलाबी रंग, लंबा कद, खूबसूरत आकर्षक आंखें, घनी व लंबी पलकें, गुलाब की पंखुड़ियों से खूबसूरत होंठ, चांद सा चेहरा, लंबी हसीन गर्दन, छरेरा बदन, नमो नाजुक हाथ,
कोमल पांव, चाल ऐसी कि वक्त अपनी रफ्तार भूल जाए, आवाज ऐसी कि जो सुने मंत्रमुग्ध रह जाए। हाँ, रंग रूप यौवन व सौंदर्य का ठाटे मारता सागर थी वो। इस वक्त वो खुद को इतनी प्यारी लग रही थी कि वो अपने आप में खो गई। ब्रुश हाथ से छूटा तो होश आया। फिर उसने जल्दी जल्दी अपने बाल संवारे और कमरे से निकल नीचे उतर आई। नाश्ते के बाद वो गंगा मौसी से बातें करती रही। उसने गंगा मौसी को अपना ख्वाब सुनाया। ये बताया कि उसने अपने पापा को किस तरह सपने में देखा, किस तरह उन्होंने गले से लगाया और क्या कहा। ये सब सुनकर गंगा मौसी बोली, ये बात तुम्हारे पापा ने अजीब कही कि गैर इंसानी प्राणियों की गिरफ्त में हो। मौसी, ये गैर इंसानी अमानवीय प्राणी क्या होते हैं? रेखा ने पूछा। जो हमारे तुम्हारे जैसे इंसान ना हो, यानी जिन्न हो। जिन्न भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस दुनिया में इंसान और जिन्नों के अलावा एक तीसरा प्राणी भी होता है। मौसी ने अपना ख्याल जाहिर किया। वो कौन सा? शैतान प्राणी। शैतान प्राणी? रेखा ने स्पष्टीकरण के लिए दोहराया। हाँ, दुष्ट आत्माएं, बुड़ैल, प्रेत, सरकटे, छलावे, भूत और न जाने क्या क्या, ये सब शैतानी प्राणी हैं, गंगा मौसी ने समझाया। और जानवर? रेखा ने पूछा। क्या जानवर भी दुष्ट आत्माएं हो सकती है? कुछ जानवर और पक्षी भी रहस्यमय प्राणियों की श्रेणी में आते हैं, मौसी सोचपूर्ण लहजे में बोली। जैसे कि बिल्ली, कुत्ता, उल्लू और चमगादड़ इत्यादि। कुत्ते के बारे में कहा जाता है कि वो उन अदृश्य बलाओं को भी देख लेता है जिन्हें इंसान नहीं देख पाता। मौसी, क्या इंसानों में गैर इंसान भी पाए जाते हैं? ये एक अजीब सवाल था। हाँ, क्यों नहीं, तुम अपने चाचा रमाकांत को ही ले लो, वो किधर से इंसान लगता है? मौसी मुंह बनाते हुए बोली। वाह मौसी, आपने बहुत सही बात कही। ये कहकर आपने मेरा दिल खुश कर दिया, रेखा ने मुस्कुराकर कहा। भगवान का शुक्र है कि मेरी किसी बात पर तुम्हारे होठों पर मुस्कुराहट तो आई। गंगा मौसी खिल उठी। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर रेखा ने पूछा, मौसी अब क्या करूं? तुमने क्या करना है? ये गैर इंसानी अमानवीय प्राणी जो मेरे गिर्द घेरा डाले हैं, उनसे कैसे निपटें? बड़े दादा हरिओम से मदद लो, गंगा मौसी ने मशविरा दिया। तो दोस्तों, ये था स्वाहा नॉवल का पार्ट 7। ये पार्ट आपको कैसा लगा? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।